सिंह साहब, अभी आपने सुना कुलकर्णी जी को, वो कई सारे पहलुओं को लेकर के एक लाइन में कहें तो नतीजा ये निकालना है कि भारत को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और उसके पीछे दो तीन खास रीजन है। चाइना भी वहाँ पे दखल कर रहा है, पाकिस्तान की भी नज़रें वहाँ पे रहती हैं और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा, आशंका काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इससे पहले की जो सरकार थी, अलग अलग बयानों को दे करके ऐसा लग रहा था कि भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बना पाई, जैसा आमतौर पे पहले रहा करता था। तो इस मौजूदा हालात को कैसे देखा जाए इस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते एकदम अलग हैं, जिसको हम कभी-कभी रोटी बेटी का रिश्ता भी कहते हैं, हम्म। और पोरस बॉर्डर है जिसमें कोई भी आ जा सकता है। और उसके अलावा आप देखें कि जो अनुमान है कि लगभग कोई अनुमान तो 30 लाख तक जाता है कि नेपाली लोग जो है वो भारत में रहते हैं। 7 से 10 लाख भारतीय नेपाल में रहते हैं। वहाँ करीब 1 लाख के लगभग पेंशनर्स हैं जो भारतीय सेना से नेपाली गए हैं वापस। 30,000 नेपाली भारतीय सेना में हैं। बहुत अलग रिश्ते रिश्ते हैं। तो उसको क्या केवल आप सुरक्षा के नजरिए से ही देखेंगे या कुछ दूसरे तरह से भी देखेंगे? तो फेंस लगा सकते हैं, आपने जो पूछा मुझसे। कभी-कभी ये कहते हैं कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, और वो शायद यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक और सामाजिक और धार्मिक और अलग-अलग तरह का रिश्ता बड़ा अलग है नेपाल के साथ। दूसरी बात, यदि लगातार अस्थिरता बनी रहती है नेपाल में, तो जाहिर है कि भारत को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि भारत के साथ सीमा बड़ी अलग तरह की खुली सीमा है। और इतने नेपाली मूल के लोग, भारत मूल के लोग वहां हैं कि यदि उनका कोई भी ऐसे ताना-बाना जुड़ता है, कोई आक्रामक रुख वाले लोगों का या आतंकी लोगों का, तो भारत को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए चौकन्ना तो रहना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तीसरी बात कि क्या हम इस बात पर ही केवल रुक जाएं कि अमेरिका ने कुछ किया है, पाकिस्तान ने कुछ किया, चीन ने कुछ किया, वगैरह-वगैरह। मैं अक्सर कहता हूं कि शिकायत करना एक अच्छी रणनीति नहीं है जीवन में। रणनीति शिकायत से आगे बढ़कर जानी चाहिए। हाँ, यदि वहां अस्थिरता होती है, तो जो भी उस अस्थिरता का फायदा उठाना चाहेगा, वो जरूर आगे बढ़ेगा और उसका फायदा उठाएगा, चाहे कोई भी देश हो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी देश का। तो क्या भारत को केवल वहीं तक सीमित रहना चाहिए, या किस तरह से भारत कुछ योगदान देकर वहां स्थिरता बनाने में सहायता दे सकता है? हमेशा से आप पिछले चाहे 50 के दशक से शुरू हो जाएं, जब वहां के राजा त्रिभुवन भागकर दिल्ली आए थे, तो दिल्ली कंसेंसस बना था तब भी। तो भारत ने लगातार एक संयम बनाते हुए हमेशा से योगदान दिया है। और उसके साथ जुड़ी हुई जो बहुत अच्छी बात है कि भारत के बाकी पड़ोस में देखें, उससे नेपाल हटकर वहां की सेना जो है, उसने कभी भी सत्ता को हथियाने की आज तक कोशिश नहीं की है। कोशिश पर नहीं की है। लगातार लगातार जब भी इस तरह का अस्थिरता का माहौल बना है, चाहे वो राजा ने सरकार बर्खास्त की हो, या राजा भाग गए हो, या कोई भी वजह रही हो, माओइस्ट मूवमेंट रहा हो, सेना ने लगातार संयम से पूरा योगदान दिया कि वापस किस तरह से स्थिरता लाई जाए। अब मैं आखिरी बात पे आऊंगा कि जो वरिष्ठ राजनेता हैं नेपाल के, आप ये कहें कि किसी विदेशी ताकतों ने युवाओं को भड़का दिया है, तो क्या आपका हाथ युवाओं की नब्ज पर नहीं था? आपको नहीं मालूम था कि आपके युवा क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, किस बात से दुखी हैं? लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी रह रही है 2 दशकों से। जब भी किसी राष्ट्र में प्रतिनिधियों को चुना जाता है सरकार बनाने के लिए, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि स्थिरता, समृद्धि, सुरक्षा किस तरह से बनाई जाए। और उसमें यदि सफल नहीं होते हैं, तो ये जिम्मेदारी उन्हीं वरिष्ठ नेताओं की होती है। इसीलिए आप देखें कि श्रीलंका का उदाहरण दें, तो अचानक देसानायके को चुना लोगों ने। फिर जितने भी वरिष्ठ पुराने बड़े दल, बड़े नेता थे, सबको नकार दिया, सबको हरा दिया ये चुनाव। तो अब भी जब नए नाम आ रहे हैं, ये हमें नहीं तय करना है कि कौन से नाम वहां की जनता को, वहां के युवाओं को पसंद हैं। यदि वहां के युवाओं को कोई युवा नेता पसंद है, तो वो उनकी मर्जी है, वो चुन सकते हैं युवा नेताओं को। मापदंड वही रहेगा कि क्या चुने हुए प्रतिनिधि जमीन पर लोगों को
समृद्धि, शांति, संतुलन, सुरक्षा ये दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? यदि नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो कामयाब नहीं है, फिर वो असफल। लेकिन तो ये मुझे लगता है जो बार-बार नेपाल में उथल-पुथल होती है, उसकी जिम्मेदारी वहां के, मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल एलीट है उन पर जाती है, और वहां की पॉलिटिकल कल्चर में कुछ चेंज की मुझे लगता है कि जरूरत है आज। लेकिन आपने बीच में एक जो लाइन कही